हेलो स्टूडेंट्स। तो बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को आगे, करते हैं नया सेशन आज का शुरू। और चल क्या रहा है, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेई मेन या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हर चैप्टर से मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। और उन 100 क्वेश्चन में पिछले 5 साल के नीट वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, और जेई मेन वाले लेटेस्ट जो अभी हुए हैं, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर वाले जो हुए होंगे जेई मेंस के, वो भी क्वेश्चन सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन टोटल मिला के 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के करते हैं, जो कि बहुत हद तक सफिशियंट है अगर आपके पास जो है, मतलब ये समझ लीजिए मेंस लेवल और नीट लेवल पे तैयारी करनी है तो उस तक के लिए बहुत हद तक सफिशियंट है। ठीक है, और ढंग से कर लिया जाए तो वो कहने के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक एक मतलब एक एक क्वेश्चन में कई कई पॉइंट, कई कई आपके, मतलब ये समझ लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 4 से 5 लॉजिक मिल जाएंगे, किसी क्वेश्चन में जो है आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे ए और बी पार्ट बना के, किसी में 4 भी मिल जाएंगे। तो वो कहने के लिए 100 होते हैं, लेकिन आप उसमें 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हो। क्या, चलो ऐसे ही पढ़ाते हैं इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच चुके थे, जरा उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, जो बच्चे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी आप कोचिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस यहाँ आके कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ बैठिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, उस क्वेश्चन को अपने आप से करिए। ठीक है, फिर समझ नहीं आता तो वीडियो देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, और बाय चांस अगर आपको समझ में आ भी गया, उसका सही आंसर देखिए कि क्या और आ रहा है। जो आपका पहले आ जाएगा, मेरे से भी पहले आ जाए, तो फिर उसको देखिए कि कैसे आया है। और अगर आप मेरे से भी किसी और दूसरे तरीके से करते हैं, मेरे से भी फास्ट कर लेते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि सर मैंने इस तरीके से किया और उससे और जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ए चार्ज 3 कूलाम गोइंग विद वेलोसिटी दिस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज इज। एक चार्ज है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा, हमें ये नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का हमें एक्स कंपोनेंट दिया है। चलो पूरा पढ़ते हैं। तो एक चार्ज है, सबसे पहले एक चार्ज बना लो, टी कूलम, और वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी बना लो उसकी v, जो कि कितनी दे रखी है, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है बच्चों इसकी। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी चार्ज, इस चार्ज पे एक फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में लगा, तो फोर्स भी दे रखा है आपको, और वो उसकी डायरेक्शन भी दे रखी, 4i कैप और -3j कैप। बच्चों इतने न्यूटन का फोर्स लगा, तो वेलोसिटी है, फोर्स है, बिल्कुल ठीक। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आपको दिया हुआ है 3 टेस्ला, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भाई मान लीजिए, देखो इसमें आई जे और के, ज़्यादा से ज़्यादा के भी आ सकता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को मानेंगे V1। एक्स कंपोनेंट तो दिया है ना इसका, तो एक्स कंपोनेंट को ऐसे कहेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें नहीं पता, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर, फोर्स दे रखा, वेलोसिटी दे रखी, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ये सभी आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। हाँ बिल्कुल पता है। उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था वो भी याद दिला देता हूं मैं। फोर्स का फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना, Q इंटू में V क्रॉस B, ये फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है। अच्छा ठीक है, चलो ये फोर्स हो गया F। अब ये F फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी पता है, चार्ज पता है, फोर्स पता है, तो क्या B निकाल सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में 3 चीजें देखो हमें पता है, वेलोसिटी दी है ये पता है, चार्ज भी दिया है 3 कूलाम का है ये भी पता है, और F भी पता है, और बस इसका पता लगाना है। ये सब चीजें हैं जो हमें पता है तीनों, और इसका पता लगाना।
ठीक, अब बी को वेक्टर की फॉर्म में मानना चाहिए हमको, क्योंकि जब देखो फोर्स भी आई जे के की टर्म में है, वेलोसिटी भी आई और जे की टर्म में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आई और जे की टर्म में होना चाहिए। तो वो कितना होगा, आई जे और के तीनों लेने पड़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं मान लेता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने बी को ये मान लिया। देखो इसमें 3 कंपोनेंट है, इसमें एक्स कंपोनेंट भी है, इसमें वाई कंपोनेंट भी है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें जेड कंपोनेंट। अब समझो जरा, एक्स कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड का दिया भी है सवाल में, इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 3 टेस्ला, मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे 3 है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन गई 3 i कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। बच्चों जरा सोचो खुद से, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें अपनी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड को मानना था तो क्या मानना था, उसमें 3 कंपोनेंट पॉसिबल है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। मैंने तीनों को मान लिया। एक्स कंपोनेंट को, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट एक्स मान लिया, वाई कंपोनेंट वाई मान लिया, जेड कंपोनेंट जेड मान लिया। उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया टोटल, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। लेकिन उसने एक्स कंपोनेंट दिया है, तो एक्स की वैल्यू समझो दे रखी है, तो इसकी जगह 3 रख दो। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें टोटल पता चल जाएगा अगर हमें वाई और जेड की वैल्यू और मिल जाए। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो वाई और जेड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से आएगी। चलो ठीक है, इसको रखेंगे यहाँ पे। जब हम इसमें करेंगे v क्रॉस b निकालेंगे तो इसको इसमें रखेंगे और तब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। चलो, हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए सोच के देखो, हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। हमें जरूरत है, फोर्स तो है हमारे पास, v क्रॉस b की जरूरत है, तो पहले v क्रॉस b निकाल लो। चलो साइड में निकाल लो v क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे, आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर पहली लाइन में पहली रो में लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप। फिर पहले आ रहा है v, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गई 3 और 4। देखो i का कोफिशिएंट 3 है यहाँ, और j का कोफिशिएंट 4 है, 4, और k का 0 है। k तो है ही नहीं ना इसमें, तो k का 0 है बच्चों। फिर b, ये है b, तो b में ये कौन कौन आ रहा है, 3y और z, तो 3y और z। तो जी ये v क्रॉस b निकालने के लिए मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर 3 रो लिख ली। ऊपर आती है सबसे पहले, हमेशा ये तो आई जे के ही आएगी, आपको सभी को पता है। नीचे आएगा, पहले इसके कोफिशिएंट आएंगे सेकंड रो में, और थर्ड रो में आएंगे फिर इसके कोफिशिएंट जो बाद में आ रहा है। चलो इनकी करते थे मल्टीप्लाई, पहले आई कैप, इसे काटो इसे काटो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4z माइनस इसकी इसके साथ 0। फिर आता था माइनस का जे कैप, इसे काटो इसे काटो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3z और इसकी इसके साथ माइनस में 0। फिर प्लस के कैप, इसे काटो तो के कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3y माइनस 3 इंटू 4 12। ये हो गया आपके पास बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया सॉल्व करके 4z आई कैप माइनस का 3z जे कैप, जे में काटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पहले आई में काटा था इसकी मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, 3z जे कैप, और प्लस में 3y माइनस 12 के कैप। लो जी ये हो गया आपके पास, ये आ गई v क्रॉस b की वैल्यू, ये आ गई v क्रॉस b की वैल्यू। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा यहाँ तक कि v क्रॉस b की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब यहां से आप इस v क्रॉस b की वैल्यू को यहां रखेंगे। चलो जी ठीक है, पहले f की वैल्यू रखो अब यहाँ इस फॉर्मूले में। f कितना दिया था, 4i कैप माइनस 3 जे कैप,
इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू रखो 3 कूलाम, तो 3 इंटू वी क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 4z आई कैप और माइनस में 3z जे कैप और फिर प्लस में 3y माइनस 12 के कैप। चेक करो, ठीक है। अब इस 3 की कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो 4i कैप माइनस 3j कैप, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12z आई कैप, फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 9z जे कैप, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में 3y माइनस 12 के कैप। चेक करो, मैंने इस 3 की मल्टीप्लाई पहले इसमें की, फिर इसमें की, फिर इसमें की, तीनों में कर दी। देखो चेक करो। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वेक्टर है, ठीक है, इधर भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है। तो जब दो आमने सामने वेक्टर हो इक्वल के, इक्वल से इधर भी वेक्टर है, इक्वल से इधर भी वेक्टर है, तो i का कोफिशिएंट i के इक्वल होता है, j का कोफिशिएंट j के इक्वल होता है। देखो यहाँ i के मल्टीप्लाई में कौन है 4, और इधर i के मल्टीप्लाई में कौन है 12z। इक्वल रख दो बस इनको, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई भाई 4/12 1/3। चलो इतना पता चला। ऐसे सेकंड j के मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ -3, तो -3, इधर j के मल्टीप्लाई में -9z, माइनस का 9z, माइनस से माइनस कट गया, z की वैल्यू इससे भी आ गई 1/3, वही आ रही है, वो तो पहले भी आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा, अब इधर k है ही नहीं, ध्यान से देखो, इधर i है j है, k नहीं है, k नहीं है लेकिन इधर k है, तो इधर k नहीं है तो इधर तो k का कोफिशिएंट हो गया 0, और इस साइड k का कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू में 3y माइनस 12। देखो चेक करो, तो अभी इसके 3 को तो 0 के नीचे ले जाओ, ये तो 0 ही हो जाएगा। इधर बचा 3y माइनस 12, इसे इधर ले आओ तो 3y इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 12/3, तो 4 आ गया। लो जी, ये आ गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो सब पता चल गया आपको, z भी है, y भी है, और x तो पहले से ही पता था हमको। तो अब बताओ b का वैल्यू कितना आ गया, तो b था x आई कैप, x तो पहले से पता था 3, तो 3 आई कैप प्लस y j कैप, y की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 j कैप, बहुत बढ़िया, और प्लस z k कैप, z की वैल्यू कितनी आई 1/3, तो 1/3 k कैप। इससे आपको फुल आइडिया मिल जाएगा कि हमें अगर वेक्टर की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी फोर्स वगैरह दे दें तो किस तरह से हमें उसे मैनेज करना है क्वेश्चन को। बहुत आसान है ये, मतलब मुश्किल नहीं है ये, तो ये है, मुझे तो आपको पूरी बात बतानी होती है तो इसलिए मैं सारी बातें लिखता हूँ, लेकिन जब आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो वहाँ कोई लिख के दिखाना नहीं है आप लोगों को, वहाँ तो आप इसको जल्दी से जल्दी करो। ये कैलकुलेशन पूरी लिख के दिखाने की क्या जरूरत है, v क्रॉस b या ये निकालने के लिए डिटर्मिनेंट लिखना क्या जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डायरेक्ट कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट ही करना है आप लोगों को, ठीक है। टाइम तो तब लगता है जब स्पीड ना हो, या ये समझ लो कि आपके पास प्रैक्टिस की कमी हो, तो तब टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की कमी मत रखो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा है इसमें। तो इसमें बोला है ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 किलो टेस्ला परपेंडिकुलरली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड। चलो पहले तो मैं आपको याद दिला दूँ ये किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखो आपको ये पता होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ऐसे बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये लगा हुआ है, ठीक है। जब इसके अंदर कोई चार्ज v वेलोसिटी से 90 डिग्री पे एंटर करता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो वो हमेशा अंदर जाने के बाद सर्किल में घूमता है ऐसे। उस सर्किल की कुछ रेडियस होती है r,
तो उस रेडियस का फॉर्मूला याद दिलाते हैं आपको। जब भी 90 डिग्री पे घुसेगा ना कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर घुसेगा v वेलोसिटी के साथ, तो वो सर्किल में घूमेगा। उस सर्किल की रेडियस होती थी mv/qb। आप लोगों ने थियोरेटिकली ये चीज पढ़ी होगी, मैं याद दिला रहा हूं। फिर उसके बाद उसका टाइम पीरियड वो आता था 2πm/qb, ठीक है। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो 2π/t होता है। टाइम पीरियड अगर पता है तो 2π/t कर दो, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो 2π/t, टी की वैल्यू है 2πm/qb। 2π से 2π कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो qb/m। तो ये तीन चीजें हैं देखो, रेडियस mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी qb/m। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब यहां से देखो क्या क्या दिया है। चार्ज है, हाँ है, कितना है 5 माइक्रोकूलम, बहुत बढ़िया। और क्या है, मास है, हाँ मास भी है 10 मिलीग्राम। इसे 5 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करो तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। आपको पता है 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। फिर 10 mg, mg का मतलब है मिलीग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करो। 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम होते हैं, तो 10 × 10⁻⁻6 किलोग्राम चेंज हो गया ये, ठीक है। और क्या दिया है इसने, स्पीड v, वो दे रखी 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसे क्या कर सकते हो, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 2 किलो टेस्ला, 2 किलो टेस्ला, किलो टेस्ला को टेस्ला में चेंज करो, किलो को 2 × 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा ये। देखो ये चार चीजें, चार इंफॉर्मेशन हमको दे रखी, और ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे से पूछी गई है। रेडियस पूछी है, चलो पहले रेडियस के लिए फॉर्मूला लगा दो। m है 10 × 10⁻⁻6, v वेलोसिटी 5 × 10⁻³ अपॉन में q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6, और b की वैल्यू 2 × 10⁻³। चेक करो, अब देखो 10⁻⁻6 इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 10 काट दो 5, आंसर आ गया 5 मीटर। इसका मतलब ये सर्किल में घूमेगा, किस रेडियस के सर्किल में घूमेगा बच्चों, 5 मीटर के। ओके आगे बढ़ो। 2πm, अब t निकालते हैं, इसका टाइम पीरियड, घूमने का एक राउंड लगाने का टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो 2πm, m की वैल्यू कितना था, 10 × 10⁻⁻6 अपॉन में q हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6, और b हो जाएगा 2 × 10⁻³। चेक करो, जो चीज़ें थी यहाँ पे रख दी मैंने। चलो जी 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, 5 × 2 हो गया 10, 10 से 10 कट गया, और ये आ गया, ऊपर बचा केवल 2π, और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 2π × में 10⁻³ सेकेंड। लो जी ये आ गया टाइम पीरियड, एक राउंड लगाने का टाइम। आगे बढ़ो। अब स्पीड इसकी, घूमने की स्पीड qb/m, q कितना है 5 × 10⁻⁻6, b की वैल्यू 2 × 10⁻³ अपॉन में m कितना था 10 × 10⁻⁻6। लो जी ये भी खत्म करो, 10⁻⁻6 से ये कट गया, और 2 से इसको काट दो 5, 5 से 5 कट गया, कुछ बचा, तो बस बचा 10 की पावर ऊपर ये बचा 3, और सब तो कट चुका है। 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। लो जी इतना स्पीड से वो घूम रहा है। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट कर दी, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड वगैरह सब आ गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया कि आखिरकार ये हमने किया क्या है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोला है इसने। इसमें ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके सारे जो आपने थ्योरी में पॉइंट पढ़े हैं, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, सब याद आते चले जाएंगे। हर चीज़ के ऊपर या हर फॉर्मूले के ऊपर, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, आपके सामने क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। तो हर तरीके की थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, ये समझ लीजिए फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, जो कंसेप्ट पढ़े थे वो भी रिवाइज हो जाएंगे, तो साथ में क्वेश्चन करने को प्रैक्टिस मिलेगी। चलो, ए बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईच विद काइनेटिक energy 10 to the power 3 electron volt, okay, consist of particle with mass 8 into 10 to the power minus 27 kg and 1.6 into 10 to the power minus 26 kg. ठीक है, beam emerge from the end of an accelerator tube. A plate is placed perpendicular to the beam at distance 1 centimeter from the tube's end. Okay, determine the minimum magnetic field required to prevent the beam from striking the plate. Assume each particle carries charge E. देखो आप अपनी तरफ से इसको पढ़ो, लेकिन मैं एक एक लाइन पढ़ के पहले क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने क्या बोला है। ए बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईच विद 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बीम है चार्ज पार्टिकल्स की है, मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल एक साथ जा रहे हैं, उसको बीम कह सकते हो। एक साथ जा रहे हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ जा रहे हैं, उसको कहोगे आप बीम। कंसिस्ट ऑफ मास, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विद मासेस, मतलब दो तरीके के पार्टिकल है। एक पार्टिकल का तो मास है उसमें 8 इंटू 10⁻⁻27, दूसरे का है 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg। ओके, ठीक है, तो चलो शुरू करते, पहले यहां तक बनाते हैं। और बीम इमर्ज फ्रॉम द एंड ऑफ एन एक्सेलरेटर ट्यूब, एक ट्यूब है ये रही, पहले यहाँ तक बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ जाए। एक एक्सेलरेटर ट्यूब है, उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं। चलो ठीक है, इसी को कहेंगे बीम। लेकिन उसमें पार्टिकल दो ही तरीके के हैं। एक तो ऐसे हैं जिनका मास है 8 इंटू, पार्टिकल बहुत सारे हैं लेकिन दो कैटेगरी के पार्टिकल हैं। एक तो ऐसे हैं 8 इंटू 10⁻⁻27 kg वाले, और एक है 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg वाले। मतलब एक अगर 8 मास के हैं, 8 इंटू 10⁻⁻27, तो दूसरे 1.6, उससे डबल मास है। ये कहोगे आप ये डबल कैसे हुआ? 8 से डबल मास है ये कैसे? क्योंकि अगर इसको 10⁻⁻27 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये बन गया। ठीक है, तो ये 8 है यहाँ 10 की पावर में 27, और यहाँ है 16 और 10 की पावर में -20, तो ये इससे डबल मास है। अगर ये इससे डबल मास है, एक मिनट, तो क्या दिखा रहा है? एक मिनट, पता नहीं क्या यार, ये ऑनलाइन का मसला कुछ ना कुछ रहता है, कभी कुछ दिखाता रहता है कभी कुछ। चलो हम कहाँ थे? तो एक ट्यूब है, उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लेकिन दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। एक है जिनका मास 8 इंटू 10⁻⁻27 है, और दूसरे हैं जिनका मास 16 इंटू 10⁻⁻27 है। ठीक है, तो इनका मास इससे डबल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दो तरीके के पार्टिकल हैं इसमें, एक पार्टिकल का नाम रख देता हूं ए, और एक का रख देता हूं मैं इसमें पी। तो कुछ ए पार्टिकल्स हैं, जैसे कुछ ए पार्टिकल्स हो गए, कुछ बी पार्टिकल्स हो गए। बहुत सारे ए पार्टिकल हैं, बहुत सारे बी पार्टिकल हैं, एक लाइन में जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं बीम। तो ठीक है, हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी के कितनी है? 10⁻³
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी हम इसको जूल में चेंज कर लेंगे। तो ये एनर्जी हो गई, हर एक पार्टिकल के पास है ये एनर्जी, सारे पार्टिकल्स के पास मिला के नहीं, ये है एक ईच पार्टिकल के पास। एक ए वाले के पास भी इतनी है, बी वाले के पास भी इतनी है, दूसरा ए वाला होगा उसके पास भी इतनी है, सबके हर पार्टिकल के पास अलग अलग एनर्जी है। और वो कितनी है सबके पास? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास भी क्लियर है यहाँ तक का ये समझ में आ गया हमें, यहाँ तक की बात हमने ड्रॉ कर दी। फिर इसने कहा ए प्लेट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बीम। एक प्लेट जो है इस बीम के परपेंडिकुलर, मतलब सामने रखी है ये रही प्लेट, ये मान के चलो आप, ये रही प्लेट सामने रखी है यहाँ प्लेट, ऐसे यहाँ से देखो तो एकदम सामने प्लेट रखी है। कितनी दूर है यहाँ से? 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेट रखी है यहाँ, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ट्यूब्स एंड डिटरमाइन द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बीम। तो आपको बताना है कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना लगाएं कि ये बीम इस प्लेट से ना टकराए। अब इस बीम के हर एक पार्टिकल पे चार्ज है ई, तो मतलब इस पे भी चार्ज ई है, इस पे भी है, सब पे ई है। तो यहाँ से जो भी पार्टिकल जा रहे होंगे, आप चाहते हो, अब देखो सामने प्लेट रख दिया आपने, इधर से पार्टिकल जा रहे हैं तो टकराएंगे तो है ही, लेकिन आप चाहते हो कि ये ना टकराए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मिनिमम लगाओ, मतलब कम से कम कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये इससे जाके ना टकराए। तो पहली बात तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाते हैं, ठीक है, तो लगाएं किस डायरेक्शन में? बाहर की तरफ लगाएंगे या अंदर की तरफ लगाएंगे? ठीक है, अगर देखो ये बाहर की तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जैसे यहाँ लगा दिया बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की डायरेक्शन को इस तरह से दिखाते हैं, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस तरीके से, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अब इधर से चार्ज पार्टिकल गया, वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है बाहर की तरफ। तो देखो वेलोसिटी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये वाली फिंगर मेरी वेलोसिटी दिखा रही है, ये वाली फिंगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? जब जैसे ही पार्टिकल अंदर जाएगा तो वो फोर्स लगता है, चार्ज इस पे कैसा है? ई पॉजिटिव, तो फोर्स लगता है V क्रॉस B के अलोंग। तो V ये रहा, B ये रहा, V क्रॉस B, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ तो ये हो गया V क्रॉस B। तो इस डायरेक्शन में ये जो चार्ज है, ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बाहर की तरफ, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इन पे फोर्स लगने लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स इनको क्या करेगा? सर्किल में घुमा देगा, सर्किल में घुमा। आपको पता है 90 डिग्री पे जब वेलोसिटी होती है, या ये कह लो कि 90 डिग्री पे जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे चार्ज एंटर करता है, चार्ज एंटर करता है, तो वो चार्ज सर्किल में घूमने लगता है। तो ये चार्ज आके यहाँ सर्किल में घूमना शुरू कर देंगे। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये सर्किल में प्लेट से ना टकराए। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये प्लेट से ना टकराए, तो यहाँ से जैसे ही अंदर एंटर हुआ ये, ऐसे ये घूम के वापस आ जाए, बिल्कुल टच होके वापस आ जाए, पर अंदर इस पे ना टकराए, चाहे इससे टच भी हो जाए, या ये कह लो कि टच होने से जस्ट पहले वापस आ जाए, यहां तक ना पहुंचे। ये चाहते हो आप कि ये वहां तक ना पहुंचे। तो अब सोच के देखो, आप चाहते हो इसको वहां तक ना पहुंचे, तो ये समझ लो यहां से कि अगर ये यहां से एंटर हुआ और यहां से ये घूमना शुरू किया इसने, तो इसका सेंटर यहाँ पे बनेगा, ये रेडियस मान लो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने इससे आगे आगे, तो यहाँ से जैसे ये अंदर एंटर हुआ तो ये यहाँ से ऐसे घूम के वापस आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे घूम के वापस। अच्छा सवाल है, ठीक है, यहाँ से घूम के ऐसे वापस। पर सर पार्टिकल तो दो हैं, तो दोनों पार्टिकल को रोकना पड़ेगा। हाँ, दोनों ही ना टकराए यहाँ पे, तो कौन सा ज्यादा बड़ा सर्किल बनाएगा उसे रोक लो एक बार, छोटा तो अपने आप रुक जाएगा। तो जो अब सोचो रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? जब भी कोई चार्ज
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो रेडियस होती है एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस जो है यहाँ मास के प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है। हाँ, जितना ज्यादा मास होगा पार्टिकल में उतने बड़े सर्किल में वो घूमेगा ऐसे। तो मास दोनों में से किस में ज्यादा है? इसमें, सेकंड वाले पार्टिकल में ज्यादा है मास, इसमें ज्यादा है। तो इसे रोक लो बस, आप इसे रोक लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घूम के बड़े सर्किल में घूमेगा, और जो छोटे वाला होगा वो तो पहले ही छोटे सर्किल में घूम के वापस आ जाएगा ऐसे। वो तो छोटे सर्किल में वैसे ही घूम के वापस आ जाएगा। तो यहां से यहां तक की उसकी रेडियस बनेगी, ये तो छोटे सर्किल में घूम के रेडियस बनेगी। और ये जो बड़े वाला मास है, जिसमें मास कितना है 16 इंटू 10⁻⁻27, ये दूर तक घूम के आएगा और प्लेट से टकराने की कोशिश करेगा, लेकिन हम चाहते हैं प्लेट से ना टकराए। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सर्किल भी बना रहा है तो इस सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि प्लेट के और इनके बीच में, ट्यूब के बीच में कितनी वो है, यहीं से ही घूम जाएंगे ना ये उसमें। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये यहीं से ही घूम जाएंगे ऐसे, ऐसे घूम जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये रेडियस होनी चाहिए। ये रेडियस कितनी है? ये रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो हम ये चाहते हैं ये ना टकराए, तो इसका मतलब ये चार्ज यहां से आगे जाए और घूम के वापस आ जाए, टकराए ना। तो इसका मतलब इसकी जो ये डिस्टेंस है, इसकी जो ये डिस्टेंस है रेडियस आर, वो 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, या इक्वल भी चलेगी, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो ये प्लेट से टकरा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर से कम होगी, तो यहाँ पे जो ये भारी वाला पार्टिकल है ये बड़े सर्किल में घूम के ऐसे और वापस आ जाएगा, ऐसे घूम कर, टकराएगा नहीं उससे। ठीक, तो हमें उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाना है जिससे उसकी रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा, रेडियस की वैल्यू कितनी बने 1। तो रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनाना चाहते हैं हम? 1 बनाना चाहते हैं, 1 से ज्यादा ना बने, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ना बने, बस यही कंसेप्ट है, इसी को पकड़ लो। एक ये कंसेप्ट हो गया कि किस रेडियस के सर्किल में वो घूमेगा। एक ये कंसेप्ट भी हो गया कि जो बड़ा मास है, जो हैवी मास है, हैवी पार्टिकल है, वो बड़े सर्किल में घूमेगा, तो आप उसे रोक लो। छोटा तो अपने आप ही नहीं फिर वहां तक जाएगा, वो तो छोटे सर्किल में घूमेगा, उसकी रेडियस तो पहले से ही कम होगी। ठीक है, तो आप बड़े मास की कैलकुलेशन करो, छोटे मास की कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। चलो आर मैक्स की वैल्यू रखो, क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी। इससे बी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 मीटर लिख दो इसको। एम कितना है? चलो देखो, बड़ा मास रखना है हमको यहाँ, तो 16 इंटू 10⁻⁻26। वेलोसिटी वी, कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है? तो वेलोसिटी तो सर है नहीं, हमें तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। हाँ तो कोई बात नहीं यार, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो रेडियस का, ये मत लगाओ आप। रेडियस का एक फॉर्मूला और होता है काइनेटिक एनर्जी का, कौन सा है? वही लगाते हैं। तो होता है अंडर रूट में 2km अपॉन में क्यू बी। तो अंडर रूट में 2k की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसमें चेंज करो जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को के की वैल्यू क्या दे रखी? 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में चेंज करने के लिए 10⁻3 इंटू ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई क्या होता है? ई होता है 1.6, जो ये ई दिया हुआ है चार्ज, ये वाला ई होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये ई होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे के की जगह हम रखेंगे 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनटू में एम। एम हो गया इसका मास। मास भी देखो कितना है, तो मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 6 लिख लो, चलो, है ना। वैसे आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg को ये भी लिख सकते हो 16 इंटू 10⁻⁻27 kg, एक ही बात है। अपॉन में क्यू बी, चलो जी, क्यू की वैल्यू रखो ई, और बी हमें पता लगाना है, तो बी इधर 1 इंटू 10⁻⁻2। अब एक काम करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, इधर वाला पोर्शन देख लो, नोट कर लो, पहले कर लिया, मैं हटा रहा हूँ।
चलो अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 10 की पावर 3 इंटू ई, तो 2e लिख लो इसको, 2e, देखो ये 2 ये e, 10 की पावर 3 1.6 से भी मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसकी ये करो 2 इंटू 1.6 तो 3.2 इंटू में ई हो गया, और 10 की पावर -26 और +3 तो 10 की पावर माइनस में 23। चेक करो 26 में से 3 गया तो माइनस का 23 बचा। अपॉन में स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट गया ऊपर का, तो नीचे का भी स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में उधर का भी स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4। चेक करो जी। चलो एक ई से एक ई कट गया, ऊपर बचता है 3.2 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन में नीचे एक ई बचा, इस ई की जगह लिख लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में बी स्क्वायर और बराबर 10 की पावर -4। चलो अब ये चेक करो जरा, यहाँ से 10 की पावर -4 से इसको काटेंगे तो बचेगी 10 की पावर -19, -19 से -19 कट जाएगी पूरी, बस 1.6 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर बचा 2 बटे में बी स्क्वायर और इधर बचा 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 2, तो बी की वैल्यू √2 टेस्ला। इतना मिनिमम फील्ड आपको लगाना पड़ेगा। मिनिमम क्यों? क्योंकि हमने इसकी रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम थी और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी, तो इसलिए वो मिनिमम हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम है तो बी मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम इतना फील्ड लगाओगे तो वो जो पार्टिकल्स उससे निकल रहे हैं ना ट्यूब से, जैसे सामने प्लेट है ऐसे पार्टिकल्स ऐसे निकल के जा रहे हैं, फील्ड लगा दिया आपने तो वो तुरंत ऐसे घूम जाएंगे, टकराएंगे नहीं, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बस इससे टच होते हुए वापस आ जाएंगे, मतलब टच भी ना मानो, टच होने से जस्ट पहले वापस आ जाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये हो जाता है आपके। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक है, कुछ डाउट हो तो बताओ इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा समझते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर in a region of constant magnetic field perpendicularly, okay, denotes respectively the radii of rp, rd, ra। denotes rp का मतलब प्रोटॉन की रेडियस, d का मतलब ड्यूट्रॉन की, और ये अल्फा पार्टिकल है r अल्फा। denotes respectively radii of trajectories of these particles, then find the ratio। तो इनका रेशो फाइंड करना है, अगर इनकी स्पीड सेम है, मोमेंटम सेम है, काइनेटिक है, 3 अलग अलग केसेस में इनको बताना है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने भेजा मान लो सबसे पहले प्रोटॉन को, ये रहा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस का ई, ठीक है, इसको भेजा प्लस का ई, कितनी वेलोसिटी के साथ? पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम स्पीड, मतलब स्पीड अगर उनकी सेम है तो पहले v स्पीड के साथ हमने इसको भेजा। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन को v स्पीड से भेजा हमने, ठीक है, तो ये जाके घूमेगा सर्किल में ऐसे। आपको पता है जब भी 90 डिग्री पे करते हो उसका रेडियस कितना होगा? तो उसका रेडियस होगा rp, निकाल लो rp। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ, प्रोटॉन और फिर ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन फिर ड्यूट्रॉन और फिर अल्फा पार्टिकल, ये 3 हो गए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई प्लस का, ठीक है। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता था याद करो, तो 1H1 हाइड्रोजन
इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर होता है 1H2 ड्यूटीरियम, ये है ड्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, मास तो इसका डबल हो जाएगा। देखो ये होता है चार्ज, ये समझ लो, ये चार्ज, इस पे चार्ज प्लस का ई है तो इस पे भी ये ई है, तो प्लस का ई न्यूट्रॉन पे भी। और अल्फा पार्टिकल वो होता है 2He4, तो ये हो गया चार्ज, तो इस पे हो गया प्लस का 2e, ये तो हो गया चार्ज। जो ऊपर लिखा होता है वो होता है, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया ड्यूटीरियम, ड्यूट्रॉन, ये हो गया ड्यूट्रॉन, और ये तीसरा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तीन चीजें हैं। तो प्रोटॉन नीचे लिखा हुआ चार्ज, तो प्लस ई, इसका भी चार्ज प्लस ई, इस पे चार्ज प्लस का 2e। फिर आता है मास, जो ऊपर लिखा है ना ये मास है, प्रोटॉन का मास m, यहाँ लिखा हुआ है 2 तो इसका मास 2m, यहाँ लिखा हुआ है 4 तो इसका मास 4m। पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल होते क्या है, उनके मास कितना होता है, उन पे चार्ज कितना कितना होता है, ये क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, बस और कुछ होता ही नहीं। न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन, तो वो तो हो गया हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो बस प्रोटॉन बच जाएगा, तो आप इसको हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कह सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है, वो होता है हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 2, तो वही उस पर, इसे कहते हैं हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन को ड्यूट्रॉन कहते हैं। और फिर अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो उसमें भी 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो वो हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। अब इस हिसाब से जब हमने इस इलेक्ट्रॉन, इसको प्रोटॉन को अंदर भेजा, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को इसके अंदर भेजा v स्पीड के साथ, तो इसकी प्रोटॉन की रेडियस क्या आएगी, फॉर्मूला होता है mv, m कितना है प्रोटॉन का, m, v वेलोसिटी, ये रही v, v को तो हमने v माना है, और अपॉन में qb, चार्ज, चार्ज कितना है इस पे e, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यहाँ मान लीजिए b, तो ये हो गई प्रोटॉन की रेडियस। जब प्रोटॉन इसके अंदर जाएगा, घूमेगा, तो उसकी रेडियस ही आएगी। फिर निकाल लो आप, इसके बाद आपने किसको भेजा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले प्रोटॉन भेजा, फिर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की रेडियस, तो आर डी ड्यूट्रॉन की रेडियस, उसे भी निकाल लो जरा, तो आएगी उसका मास m, m कितना है, ड्यूट्रॉन का मास 2m, तो 2m इंटू v, वेलोसिटी तो सेम है, सेम वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे जिस जब स्पीड तीनों की सेम हो, तो इस बार हमने प्रोटॉन की जगह क्या भेजा है, यहाँ ये भेजा है ड्यूट्रॉन v स्पीड के साथ, तो मास तो हो गया 2m, v स्पीड वही हो गई v, चार्ज e, तो ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, e है, और इनटू में b सबके लिए सेम है, तो इसकी ये रेडियस हो गई। ऐसे तीसरा, अब तीसरी बार भेजने जा रहे हैं हम इसके अंदर अल्फा पार्टिकल, वही v स्पीड के साथ, तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये भी सर्किल में घूमेगा जाके, तो इसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4m, इंटू वेलोसिटी इसकी v, अपॉन में e, इस पे चार्ज, तो चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल पे 2e, और इनटू में b, चेक करो ये आ जाएगा आपको, ये आ गई तीनों की रेडियस, एक बार प्रोटॉन की, एक बार आपका ड्यूट्रॉन की, एक बार अल्फा पार्टिकल। अब तीनों की रेडियस तो आ गई, रेडियस का रेशो भी निकाल दो, तो रेशो निकालना तो बहुत इजी है। तो पहले, अच्छा ये आई रेडियस तब है जब हमने सारे पार्टिकल्स को सेम स्पीड के साथ भेजा था, देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम स्पीड के साथ, क्योंकि पहला सवाल इसने यही बोला था कि अगर सेम स्पीड से भेजें तीनों को तो तब वो सर्किल में घूमेंगे, तो उनकी जो रेडियस का रेशो है तब बताओ, मतलब 3
3 क्वेश्चन है इसमें। सेम स्पीड के लिए निकाला है हमने ये सब कुछ। जब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सेम लीनियर मोमेंटम से भेजेंगे तब उनकी रेडियस का रेशो क्या होगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा जब सेम काइनेटिक एनर्जी से भेजेंगे तीनों को तो तब उनका आंसर क्या होगा, रेडियस का रेशो। तो पहले इनका रेडियस का रेशो निकाल दो। आर पी रेशो में आर डी रेशो में आर एल्फा इक्वल्स टू, पहले आर पी की वैल्यू कितनी है, एम वी अपॉन में क्यू बी रेशो, फिर आर डी की वैल्यू कितनी है 2mv बटे में क्यू बी, क्यू को ई लिख रखा है यहाँ तो ई बी, और फिर तीसरा है 4mv अपॉन में 2eb। चेक करो। अब देखो रेशो की खासियत ये होती है कि उसमें जो सेम चीजें होती हैं उनको गायब कर सकते हो। देखो mv इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हटा दो। ठीक है, eb इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हटा दो। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 1 बचा। रेशो यहाँ कितना बचा 2 बचा। यहाँ कितना बचा 2 से 4 को काटा तो 2 बचा। तो बस यही आंसर है 1:2:2। तो ये तीनों पार्टिकल्स की रेडियस का रेशो आ जाता है जब वो सेम स्पीड से एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं। यही इन्होंने पूछा था। अब करेंगे इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व कि अगर सेम लीनियर मोमेंटम के साथ एंटर करेंगे तब क्या होगा, सेम लीनियर मोमेंटम के साथ। चलो इसे पहले से नोट कर लो। और शायद अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे से पहले आंसर करता है तो कमेंट करो, सर आपसे पहले कर दिया, अच्छा लगेगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास ये तो याद ही रखना, पर चलो मैं इनको मिटाता नहीं हूँ, ध्यान रहेगा यहां से लिखना। चलो जी, अब है सेकंड क्वेश्चन इसका, सेम लीनियर मोमेंटम। इस बार तीनों पार्टिकल को भेजेंगे उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तीनों पार्टिकल को भेजेंगे लेकिन इस बार उनका लीनियर मोमेंटम सेम रखेंगे। अच्छा चलो, ये रहा वो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर पहले भेजेंगे प्रोटॉन को। तो चलो जी, प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, प्लस पी कह दो इसको, पी प्लस, और सेम लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम मान लेते हैं पी। दूसरा भेजेंगे हम किसको, न्यूट्रॉन को, तो उसका भी मोमेंटम लेंगे सेम पी। और तीसरा भेजेंगे अल्फा पार्टिकल को, उसका भी मोमेंटम लेंगे सेम पी। तीनों का सेम पी लेंगे। ठीक है, तो यहां से सेम लीनियर मोमेंटम के साथ अगर इनको भेजा तो इनकी रेडियस क्या होगी, पहले वाले की, दूसरे की, तीसरे की। तो पहले रेडियस का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म, देखो रेडियस का फॉर्मूला वैसे ये होता है R इक्वल्स टू एम वी बटे क्यू बी, ये होता है। ये तो होता है एम वी बटे क्यू बी, मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में। एम वी को मोमेंटम भी तो लिख सकते हैं, तो पी बटे क्यू बी भी लिख सकते हो आप इसको। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा रेडियस का, पी बटे क्यू बी, मोमेंटम बटे क्यू बी। अरे यार, हाँ अब ठीक है। चलो पहली वाले की रेडियस आर पी, प्रोटॉन की रेडियस, तो पी बटे क्यू बी। पी मोमेंटम तो तीनों का सेम है, ऊपर आएगा मोमेंटम पी, वो तो तीनों का सेम है, और बटे क्यू बी, क्यू कितना है तो ई प्रोटॉन के लिए, और बी, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। चलो ठीक, ऐसे ही निकाल लो आर डी न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, पी, पी तो सेम है, बटे क्यू बी, क्यू इसका चार्ज, तो चार्ज कितना है इस पे न्यूट्रॉन पे, ई, और इनटू में बी, फिर आर, फिर तीसरा है आर अल्फा, अल्फा पार्टिकल की रेडियस, तो पी बटे में क्यू बी, क्यू कितना है ई, तो क्यू तो है 2e, तो 2e इंटू में बी, तीनों हो गए। अब तीनों का रेशो कर दो, आर पी रेशो आर डी रेशो आर एल्फा, पी अपॉन ई बी रेशो पी अपॉन ई बी रेशो
P अपॉन 2EB। मैंने कहा था कि इसमें से आप सेम चीज़ों को हटा सकते हो, P हट जाएगा सब में से, रेशो में से सेम चीज़ें गायब हो जाती हैं, EB हट गया, EB हट गया, EB हट गया, तो यहाँ कितना बचा 1, रेशो 1 और रेशो 1/2। एक और खास बात, किसी भी रेशो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं फिर, या डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मान लो मैं इसमें से नीचे से 2 हटाना चाहता हूँ तो पूरे रेशो में 2 के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 × 2 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये ही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब तीसरा है सेम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वाले के लिए सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, सेम काइनेटिक एनर्जी। इस बार तीनों पार्टिकल को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजना है। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पहले पार्टिकल की एनर्जी K, दूसरे पार्टिकल की ड्यूटेरियम उसकी भी काइनेटिक एनर्जी K, और तीसरा अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी K। इस बार पहले केस में स्पीड सेम थी, दूसरे केस में मोमेंटम सेम था, तीसरे केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है बच्चों। ठीक है, तो यहां से जब काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम होगी तो तब रेडियस का रेशो क्या होगा, पहले की रेडियस। अच्छा, अब इस बार रेडियस का जो फॉर्मूला यूज करना है काइनेटिक एनर्जी वाला करना है। पहले वाले में हमने ये किया था mv/qb रेडियस का फॉर्मूला, दूसरे में मोमेंटम वाला p/qb, तीसरे में काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उसका रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला होता है √2km/qb, ये होता है। ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो पहले की रेडियस क्या आ जाएगी, rp, प्रोटॉन की रेडियस, तो √2k तो तीनों का सेम है, तो km, प्रोटॉन का मास m/q, प्रोटॉन का चार्ज e, और b। लो जी, पहले की रेडियस आ गई। ऐसे दूसरे की r/d, न्यूट्रॉन की, तो √2k तो सेम है, मास इसका m, तो m देखो इसका कितना होगा ड्यूट्रॉन का, तो मास इसका ड्यूट्रॉन का कितना था 2m, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m, और बटे में EB, चार्ज भी देखो इस पे, चार्ज तो वही है E और B। चलो तीसरा R, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए √2k, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है वही m, मास इसका मास हो गया 4m, तो 4m, और बटे में इस पे चार्ज कितना हो गया 2e, तो 2EB। लो जी, ये हो गया। तो ये तीनों की वैल्यू हो गई, प्रोटॉन की रेडियस, अल्फा पार्टिकल की रेडियस, न्यूट्रॉन की रेडियस, तीनों का रेशो कर दो। अब ये काम करोगे आप लोग, आंसर बताओगे इसका कमेंट में मुझे, ये तीनों की जो रेशो है वो क्या बन रही है। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ तक सब बढ़िया मजे में। ऐसा नहीं, मैंने यही कहा था कि एक एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, 3 अलग अलग क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो मैं सेलेक्ट करके ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास लेके आता हूँ, या बना के लेके आता हूँ, या कहीं से किसी बुक से लेके आता हूँ, कि जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में कई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कई सारी चीज़ मिल जाए। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम, प्लीज़ प्लीज़ ही कहना पड़ेगा आप लोगों को, जब भी करोगे। ठीक है, और बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा ईमानदारी के साथ, आप भी अपना ईमानदारी से काम कीजिए। कल मिलते हैं।